विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बाजार पे क्या राय, किस तरीके का दिख रहा है और कहाँ निकल रहे हैं मौके? सर देखिए, मंडे को जब हम लाइव पे थे तो मैंने आपको बोला था कि दिस इज द टाइम टू बाय, दिस नॉट द टाइम टू सेल नाउ। और मंडे ही हमने एक तरह से ये मान लीजिए कि इस वीक का लो देखा एंड देन हम उस दिन से लगातार आज चौथा दिन है कि हम ग्रीन में आ गए हैं। और मतलब एक मैं समझता हूँ कि करीब 2-2.5 हजार पॉइंट सेंसेक्स की रिकवरी आ गई है और बाकी निफ्टी में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला है। तो अभी मेरा मानना है कि जिन लोगों को ने मंडे को अगर हमारी बात मानकर कुछ एवरेजिंग वगैरह की है या अपनी पोजीशंस थोड़ी संभालने की कोशिश की है, देन बुक योर प्रॉफिट्स पार्शियली एंड एंजॉय योर वीकेंड। क्योंकि ये एक बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो इस वीक में गुजर गए हैं, लाइक इलेक्शन के रिजल्ट्स और रशिया यूक्रेन का जो मैटर था, उसको लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर बहुत सारी चीजें थी। अब देखिए, क्रूड ऑयल $130 से $110 आ गया, तो भारतीय इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी राहत है। दूसरा कि रशिया, कल मैं खबर पढ़ रहा था कि रशिया ने ये बोला है कि हम भारत को क्रूड सस्ता देने के लिए जो प्रिवेलिंग रेट है, जो पहले जो सैंक्शन से पहले का रेट था, उसमें भी शायद डिस्काउंट दे दें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि रशियन क्रूड अगर हमें $80-90 पर मिल जाता है और या उससे भी सस्ता मिल जाता है, लेट्स से $70 $60 पर मिल जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन उनसे क्रूड खरीदने का मतलब है कि इनडायरेक्टली अमेरिका और यूरोप से पंगा भी ले लेना, यूरोप से नहीं लेकिन अमेरिका से पंगा ले लेना, जिसको भारत को शायद डिप्लोमेटिकली जीतना होगा। रीजन बीइंग कि जब यूरोप खरीद सकता है क्रूड, तो भारत सीधा सीधा ये भी बोल सकता है कि जब यूरोप खरीद रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त होने से बचा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बचाएं? आप अमीर हो, आप अमेरिका हो, आप पे बहुत पैसे हैं, लेकिन हम पर नहीं है, तो हमें तो ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ प्ली देकर और वो अमेरिका अगर मान जाता है, तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी मोस्ट पॉजिटिव एंड क्रूशियल थिंग फॉर इंडिया, अगर ऐसा कर लेता है तो। तो ये आगे का डेवलपमेंट है, अगर कुछ हो पाता है तो। चाइना ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि चाइना ऐसा कर रहा है। सो चाइना इस युद्ध में अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि ना तो अमेरिका जीत पाया है मेंटली, यूक्रेन फिजिकली नहीं जीत पाया है, और रशिया अभी तक कोई कब्जा लेकर, अभी तक 15 दिन से वो कीव में ही नहीं घुस पा रहा है ढंग से, तो रशिया भी नहीं जीत पा रहा है। तो जो जीता है वो है चाइना। चाइना ने रशिया को कमजोर कर दिया, अमेरिका को सबके सामने ये खड़ा कर दिया कि आप कमजोर हो, आपके साथ जिनका आप साथ देते हो वो पिटते हैं। रशिया को ये कमजोर साबित हो गया कि वो 15 दिन से जीत नहीं पा रहा है, और उसके प्रेशर में, इकोनॉमिक सैंक्शन के चक्कर में आप उनसे सस्ता क्रूड ऑयल और गैस खरीद लोगे। उन्होंने एक डील भी कर ली है, और उनकी जो रशिया की जो मेन कंपनी है जो क्रूड ऑयल और गैस में है, उसके साथ चाइनीज कंपनी स्टेक लेने की बात कर रही है। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट है जो कि चाइना को विनर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी विनर बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, तो उनका एक इम्पैक्ट होगा मार्केट पर। बाकी मार्केट ठीक है। अब अगला वीक मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि फेड का इवेंट है, और फेड के इवेंट में 25-50 बेसिस पॉइंट तो डिस्काउंटेड है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ ज्यादा हॉकिश हो जाता है, सो वो एक इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। वो इस सेंस में होगा हॉकिश होना कि कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। हॉकिश होने से, कल ईसीबी थोड़ा सा हॉकिश हुआ था तो क्रूड ऑयल नीचे गिर गया। अगर अमेरिका भी हॉकिश हो जाता है, तो पहली बार होगा कि अमेरिका की फेड पॉलिसी के हॉकिश होने का फायदा शायद इंडिया को मिल जाए। तो बोथ साइड है। तो इंडिया को मुझे लगता नहीं कि कुछ अब आगे चलकर इजीली नुकसान हो पाएगा। हाँ, अगर कुछ परमाणु बम वगैरह की जो बातें हो रही हैं कि परमाणु बम डाल सकता है रशिया फ्रस्ट्रेशन में आकर, या कुछ ऐसा कर सकता है, then that would be detrimental for the entire world. So उसमें फिर इंडिया भी। ठीक है, तो वो अगर वॉर के अंदर में चीजें खराब होती है, रशिया अगर कुछ वाली चीजें, परमाणु बम की भी बात हो रही है, बायोलॉजिकल और वो वाले उसकी भी बात हो रही है कि वो वाले चीजों को भी यूज करने की वॉरफेयर में, तो वो चीजें अगर होती हैं तो थोड़ा ज्यादा चीजें खराब होती है। अदरवाइज काफी हद तक सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं विवेक जी की उसके चलते थोड़ा सा बाजार में एक कहीं कुछ उम्मीद की किरण दिखती है। सर, इस उम्मीद की किरण में कुछ खरीदारी शुरू कर दी या अभी भी रुके?
नहीं, बिल्कुल देखिए लास्ट वीक तक मैंने आपको बताया था कुछ एक शेयर्स पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक केआरबीएल वी हैव डिस्कस्ड, उसने अपना टारगेट अचीव किया। हम 190 से बोल रहे थे लगातार कि इसको ले लीजिए, और दावत में प्रॉफिट बुक कराया था 61 पर दिलाकर 68 के आसपास, और उसके बाद मैंने बोला था कि दावत से निकलकर केआरबीएल ले लीजिए। 190 से कल इसमें करीब 218-20 का टारगेट लगा। दूसरा एक शेयर बताया था हमने अदानी विल्मर। अदानी विल्मर अभी भी उतना गति से चला नहीं है, 340 से 50 की रेंज में है ये शेयर, और यहीं पर रिकमेंड भी किया था 300, आज 58-59 का भी हाई लगा है। हालांकि मुझे लगता है कि अदानी विल्मर इज गोइंग टू बी द रॉकिंग शेयर इन द टाइम्स टू कम। वैसे भी देखिए अदानी और गवर्नमेंट को लेकर दोनों ही बड़े पॉजिटिव कोरिलेशन में रहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का मजबूत होना इज पॉजिटिव फॉर द अदानी ग्रुप, और कल 4 राज्यों में जीते हैं तो वो एक पॉजिटिवली सेंटिमेंटली इम्पैक्ट भी डाल सकता है। दूसरा कि वैसे भी ये कंपनी खुद के फंडामेंटल से भी बहुत मजबूत है। फॉर्च्यून रिफाइंड, रेणुका शुगर इनके नाम में है, और चीनी में है, और दूसरा रिफाइंड तेल में है, दालों में आ रहे हैं, बेसन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई बिलीव कि इट कांट सस्टेन ऑन द 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एचयूएल, क्योंकि एचयूएल की मार्केट कैप देखे और इस कंपनी की मार्केट कैप देखे, दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 50,000 करोड़, और एचयूएल की मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ है, तो मतलब इट्स अराउंड 10% ऑफ द एचयूएल। और जबकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज फार फार गेटिंग बेटर देन एचयूएल। एचयूएल का आप पिछले 5-10 सालों में देखें तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो कि मुझे याद नहीं पड़ता, जो कि बहुत ही मास में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुआ हो या बहुत हिट हुआ हो। कुछ एक चीजें जैसे डव साबुन मैंने उनका लास्ट देखा था जो इसने कुछ किया, बाकी उसके बाद मुझे नहीं दिखा उनका बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो इन ए वे आई बिलीव एडब्ल्यूएल इज गुड। उसके अलावा हमने बोला था चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, दोनों ने शानदार रॉकिंग परफॉर्मेंस दिखाया इस वीक में। चेन्नई पेट्रो 100 और 105 रुपए के लेवल से बढ़कर करीब 125-30 रुपए तक आया, अभी भी 122 रुपए चल रहा है। सो बुक योर प्रॉफिट्स, एंजॉय द वीकेंड। एमआरपीएल 40 रुपए से बढ़कर 44-45 हो गया है। होल्ड दिस शेयर, अभी इसमें और थोड़ा सा रॉकिंग पीरियड आना बाकी है। एंड एनएलसी इंडिया अभी तक स्लो परफॉर्मर रहा है, तो इफ यू वांट टू एग्जिट देन यू कैन एग्जिट। ठीक है, कुछ नया ऐड कर रहे हैं अभी वीकेंड केवल प्रॉफिट बुक करके और छुट्टी मनाने के लिए? देखिए मैं तो छुट्टियों पर जा रहा हूँ और काफी रॉकिंग ये रोलर कोस्टर मंथ्स रहे हैं। सो आई बिलीव कि लोग भी एंजॉय कर लें, जैसे भी करें। मैं जानता हूँ कि किसी ने भी पैसा नहीं कमाया होगा इन नेट, लेकिन फिर भी मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। और जो हमारे 3 शेयर्स मैं आज बता देता हूँ आपको। एक है शेयर, देखिए बीएससी का शेयर है वार्ड विजार्ड। इसका मैं बीएससी कोड बता देता हूँ, 538970 538970। नाम से अगर नहीं मिलेगा जी, ये वार्ड विजार्ड के नाम से कंपनी है, एंड इसका जो बीएससी कोड है WARDINMOBI, वार्ड इन मोबी के नाम से आता है ये। हाँ जी, वार्ड इन मोबी, जी जी। ये 82-83 की रेंज में है, एंड इट्स ए यूनिक कंपनी। ये मैंने अपने क्लाइंट्स को और हम लोग पोर्टफोलियो में जोड़ रहे हैं। देखिए टू व्हीलर स्पेस में है। इस कंपनी की जो सेल है, जब इसने आज से करीब 2 साल पहले अपनी स्कूटर बेचने शुरू किए थे, ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बना रही है, और इनकी सेल लगातार हर महीने बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है। अब ये 10 से 12 हजार यूनिट पर मंथ की बेचने की तरफ अग्रसर हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी जिस तरह का माहौल है कि पेट्रोल डीजल से लोग घबरा रहे हैं, और इनका एक गुजरात साइड में एक जो स्कूटर है वो एक्सेप्ट भी होने लगा है, तो हर महीने इनकी सेल्स फिगर अच्छी आ रही है, प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, और राइट्स इशू के जरिए पैसा जुटा रही है। इसमें बड़े बड़े कुछ इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस स्टॉक कैन बी ए टर्न अराउंड स्टॉक, और ये बहुत तेजी से कभी भी कुछ बड़ा कर सकता है।
तो यहाँ पर इन लेवल्स पर इस काउंटर को लिया जा सकता है। हमारे टारगेट अभी फिलहाल इसमें रहेंगे करीब 150 रुपए के, और अभी ये 80 चल रहा है, तो यहाँ से लगभग डबल का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। और दिस इज आवर न्यू एडिशन इन आवर पोर्टफोलियो। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो भी अपडेट्स होंगे आई लेट यू नो कि क्या क्या इसमें कंपनी में हो रहा है। फिलहाल जितनी इंफॉर्मेशन है आई एम कन्विंस्ड, और हम लोगों को लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। दूसरा, बहुत सारे कॉम्पिटिटर टू व्हीलर स्पेस में आ रहे हैं और उनके एक्सेप्टेंस आ रही है। आप ओला स्कूटर देखिए, ओला स्कूटर को बहुत लॉन्च होते ही इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस मिली। और आप देखिए अभी बजाज और हीरो अपनी बाइक्स को नहीं ला पाए हैं ढंग से ईवी स्पेस में। एक आध वेरिएंट उनके आए हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय एक तो ईवी का है, दूसरा ईवी में भी जो टू व्हीलर में अब देखिए कि 50 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा आता है। आप यहाँ से स्कूटर पर बैठिए, आप कहीं भी निकल जाइए 100-200 किलोमीटर, आपको कुल कितने पैसे लगेंगे आपके? अगर ये 100 किलोमीटर जा रहे हैं आपके 50 रुपए लगेंगे। तो एक कॉस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाकर। तो मुझे लगता है कि इस शेयर को बाय कर सकते हैं 150 का। ठीक है, तो इसको बाय कर सकते हैं। वर्ड विजार्ड, वर्ड इन मोबी के नाम से आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक नया स्टॉक, और कहानी क्या है, क्यों है, क्या स्टोरी है, वो ईवी की स्टोरी जो कि आपको पूरी उन्होंने बता दी विवेक जी ने। तो ये बढ़िया स्टॉक। विवेक सर, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो मैं जल्दी से कुछ एक सवाल ले लूं। जी, मैं उससे पहले एलेक्सी 2 शेयर और बता देता हूँ। अच्छा, धानी। मुझे लगा वो वाले दो के अलावा इसमें तीसरा ऐड कर रहे हैं, जो पहले वाले थे केआरबीएल और उसके अलावा। एक शेयर है धानी, जो कि पहले इंडिया बुल वेंचर्स के नाम से आता था, और ये इंडिया बुल सिक्योरिटी हुआ करता था, फिर इसका नाम चेंज हुआ, इंडिया बुल वेंचर्स हुआ, अब धानी हो गया है। ये 76 रुपीस का है। इसमें अभी का ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत अच्छी क्वांटिटी ओपन मार्केट से खरीदी है जब मार्केट गिर रहा था, अभी फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक में। तो ये इस काउंटर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और दूसरा कि कंपनी में जो रनिंग है, इनके कुछ एक चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं, जिनको रिकवरी की मोड पर ला रहे हैं। सो वी बिलीव कि ये कंपनी आने वाले समय में कुछ टर्न अराउंड होती हुई दिख सकती है, और प्रमोटर भी इसी शायद एंटीसिपेशन में बाय कर रहे होंगे। तो इस काउंटर पर भी आप इसको ट्रेडिंग बैट्स के तौर पर देखें कि 100-110 के लिए अगर 100 रुपए तक भी आप ले लें मैक्सिमम। 90 रुपए का एक वैसे रेजिस्टेंस है, और 90 का पहला है, दूसरा टारगेट इसका 100-110 के बीच में है। तो आप 90, 100, 110 3 टारगेट्स लेकर अपने इस काउंटर पे ट्रेड कर सकते हैं या पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। एक तीसरा काउंटर जो मैं बताऊंगा वो है रेडिंगटन का। रेडिंगटन देखिए, ये कंपनी मैं पहले भी इसको रिकमेंड कर चुका हूँ, और ये काउंटर जब रिजल्ट सीजन पे हमने बताया था 145 रुपए पर हमने ये बताया था। मुझे याद है कि ये शायद 180 तक करीब गया था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। वहां तक ये टच कर आया शेयर। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा इस काउंटर का। ये दोबारा से उन्हीं लेवल्स पर मिल गया जहां पर ये मार्केट में हमने इसको रिकमेंड किया था लास्ट क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि ये काउंट और रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आए, बेहतरीन चल रही है कंपनी। 300 करोड़ रुपए क्वार्टरली कमा रही है, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सब कुछ इसके साथ अच्छा है। आईफोन का डिस्ट्रीब्यूशन में है, आईफोन की अच्छी डिमांड रहती है, एप्पल नए नए वेरिएंट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए ये एक अलग टाइप की कंपनीज हैं। मुझे लगता है कि जो लोग पेटीएम, नायका इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दोज आर लॉस मेकिंग बट विद न्यू आइडियाज। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी उन लोगों के लिए है जिनको नए आइडियाज, नए वेरिएंट, नई कुछ चीजें चाहिए, लेकिन प्रॉफिट भी कमाए। अब देखिए पेटीएम का क्या हो गया, पेटीएम में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो बहुत बुरी तरह से डूबे हैं। नायका में भी बहुत परेशानियां हुई हैं। दूसरा ये जो जोमेटो टाइप की कंपनीज हैं, इन कंपनीज में भी लोगों ने पैसा अच्छा कमाया। हम तो ट्रेड कर निकल गए थे जोमेटो में, मुझे ऐसा याद है। 136 पर लेकर 155-60 का टारगेट था, वो हम उस समय निकल गए थे। तो लेकिन
हर हर इंसान नहीं निकल पाता है, फंस जाते हैं बहुत सारे लोग और बहुत अच्छी वैल्यू इरोजन होती है। तो मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं, दे कैन स्विच देयर मनी इनटू दिस कंपनी, which is profit making. So this is the company for those people, those are losing money in these kind of shares. So they can switch their amount in Reddington. ठीक है, तो जो वो नए न्यू एज जिसको कहा जाता है, उस तरीके के बिजनेसेस में जो पैसे लगा करके इन्वेस्ट करके जो चाहते हैं जो लोग कि उस तरीके के स्टॉक्स खरीदें, लेकिन अभी तक इतनी बार खरीद रहे हैं वहां नुकसान ही हो रहा है ज्यादातर जगह, तो उसका एक अच्छा विकल्प कि न्यू एज बिजनेस है, न्यू टाइप ऑफ बिजनेस है, एक अलग टाइप का बिजनेस है। हम कम समझते हैं इस तरीके की चीजों को। रेडिंगटन क्या है? रेडिंगटन फोन कुछ नहीं बनाता है, लेकिन रेडिंगटन आईफोन बेचता है। तो आप जिन स्टोर्स को देखते हैं वो कुछ एक दो या तीन ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर में वो उसके एक तरीके की पूरी चेन खोली हुई है। तो वो दो या तीन ही है सर, विवेक जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल 3 कंपनी है आई बिलीव, तीन है। जिन कंपनियों को एप्पल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन राइट दिए हुए हैं। जी और ये कंपनी जी ना सिर्फ एप्पल के ही प्रोडक्ट बेचती है और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो आई बिलीव नोकिया, सैमसंग से भी इनका कुछ है और आईटी सर्विसेज में भी है। तो बहुत सारी चीजें ये ऐसी कर रही है जो कि इनोवेटिव चीज है, लीग से हटके। ये बिल्कुल प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इस तरह की चीजों में एग्जैक्टली नहीं काम कर रही है जिस पर इन्फोसिस, टीसीएस करती हैं। इट्स लाइक ए टाटा एलेक्सा है, लाइक जी वो टीसीएस ग्रुप में मुझे मतलब टाटा ग्रुप में देखिए उस कंपनी को हमने मुझे याद है कि 2018-19 में मैं 600 रुपए पर मेरे से कोई फ्रेंड बात कर रहा था कि इन्फोसिस लेना चाहिए। उस समय इन्फोसिस टूटा था बहुत बुरी तरह। सो मैंने कहा व्हाई डोंट यू बाय टाटा एलेक्सा, एंड 600-700 रुपए पर उन्होंने लिया और उनका फोन भी आया कि 6-7 हजार हो गए, क्या करना है? मैंने कहा क्या करना है क्या? मतलब एक मनी बन गई है, आप मजे कीजिए और क्या करना है। तो इस तरह की ये न्यू एज कंपनीज हैं, वो ड्राइवरलेस कार बना रही थी, वो उस नई नई पॉइंट्स को वो कंपनी कैटर कर रही है, एआई में बहुत अच्छा कर रही है। तो ये कंपनियां कब कमाल कर देंगी पता नहीं, इनकी कौन सी टेक्नोलॉजी इतनी सुपर हिट हो जाएगी जो कि इनको कहाँ पहुंचा देगी, इन कंपनीज को खुद भी नहीं पता अभी, हमें भी नहीं पता कि उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। तो मुझे लगता है कि इसलिए रेडिंगटन टाइप की कंपनी